नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रारंभ करने वाले हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आने वाली 7वीं इकाई को। 7वीं इकाई सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस विषय से संबंधित है। तो 7वीं इकाई है विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा थर्ड प्रश्न पत्र है या प्रश्न पत्र 3 है वो बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। इसके अंतर्गत आपको उन सभी विषयों का अध्ययन करना है जो नॉर्मल तरीके से बहुत टफ लगते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आपको भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करना है, रसायन विज्ञान का अध्ययन करना है, जीव विज्ञान का अध्ययन करना है, साथ ही साथ कंप्यूटर का अध्ययन करना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना है, साथ ही साथ ऊर्जा, पर्यावरण और भूगर्भ शास्त्र, इन सभी यूनिटों का आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसा कि आयोग ने स्पष्ट तौर पर शुरुआत के 2 पेपरों को तो 2-2 भागों में बांट रखा है, लेकिन यदि हम थर्ड प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें भी टोटल कितनी यूनिट हैं? 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट को बराबर बराबर अंकों में बांटा गया है, अर्थात प्रत्येक यूनिट कितने अंक की रहेगी? 30 अंक की रहेगी। इसी तरीके से जो हमारी 7वीं यूनिट है, 7वीं इकाई है, वह भी 30 अंक की ही है हर यूनिट की तरह। जितना ब्रिटिश इस बार फिजिक्स का है, जितना ब्रिटिश केमिस्ट्री का है, जितना ब्रिटिश एनर्जी का है, उतना ही ब्रिटिश इस बार 7वीं यूनिट अर्थात साइंस एंड टेक का है। पिछले सिलेबस की बात करें तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछ लिए जाते थे। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते थे, बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार उनका स्तर भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक का स्तर तो थोड़ा छोटा किया है, लेकिन इसके सिलेबस में बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। जो आप पिछले वर्षों में या 14 से लेकर 18 तक या 19 तक जो सिलेबस पढ़ा करते थे विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत, उसको तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा भी कुछ और नई चीजें इस सिलेबस के अंतर्गत समाहित कर दी गई हैं और कहा गया है कि अब इस यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की जो प्रकृति है वह इस तरीके से रहेगी कि 3 क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन 11 नंबर का बनेगा। अर्थात अब आपको विज्ञान एवं तकनीकी वाले विषय को 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर अर्थात 10 शब्द, 50 शब्द और 200 शब्दों के हिसाब से तैयार करना है। किसी भी टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो सिलेबस में हमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझते हुए उनका हमें अध्ययन इस तरीके से करना है कि उनसे यदि 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न बन जाएं तो वो हमसे अच्छे तरीके से सॉल्व करते आए और हमें अच्छे से अच्छे अंक दे जाएं। यहां ध्यान रखिएगा, थर्ड प्रश्न पत्र को सबसे ज्यादा टफ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इसमें जो दिया गया है, जो पूछा गया है, वही आप लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां पर शब्द सीमा महत्व नहीं करती, यहां पर महत्व करती हैं आपके डेटा, आपके फैक्ट और आपके तथ्य। वही है फैक्ट या तथ्य। जो उसने पूछा है यदि आप टू द पॉइंट वही लिख देते हैं, तो यदि 50 शब्द की चीज आप 30 शब्द या 40 शब्द में भी लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। इसका उदाहरण हम गणित वाले विषय का ले सकते हैं, जो कि आपकी यूनिट में समाहित है। पूरा का पूरा एक गणित का पेपर पार्ट है जिसके अंतर्गत 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। उसमें यदि आपसे प्रश्न पूछा गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है और आंसर पूछा गया है और आपने यदि उस आंसर को सही तरीके से प्रदर्शित कर दिया तो आपको पूरे पूरे अंक मिलने की संभावना उसमें रहती है। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है, यह पूरा प्रश्न पत्र मैथ के हिसाब से ही चलता है। इसमें आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना क्वालिटेटिव लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारी 7वीं यूनिट है, इसके अंतर्गत आयोग ने सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को समाहित किया है और हमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो इसमें पहला बिंदु लिखा हुआ है कि इसमें हमें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की सामान्य जानकारी प्राप्त करना है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। वैज्ञानिक संस्थानों के अंतर्गत ऐसा नहीं कि आपने महारत हासिल कर ली, आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य जानकारी हासिल करना है। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज, आयोग ने जितने भी वैज्ञानिक संस्थान आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उनके मुख्यालय उसके बाजू में ही लिख दिए हैं कि इस मुख्यालय वाला ये संस्थान आपको पढ़ना है।
अब सामान्य जानकारी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपको उस मुख्यालय की स्थापना कब हुई या फिर उस संस्थान की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, साथ ही साथ वह किसके अंतर्गत काम करता है और क्या काम करता है, इतनी ही जानकारी रखनी है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। बात करें कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो प्रश्न यहाँ से 3 नंबर के और 5 नंबर के बनने की संभावना ज़्यादा है। यदि 11 नंबर का प्रश्न बनेगा तो उसमें टिप्पणी करने के लिए आएगा, जिसमें 2 से 3 आपसे ये संस्थान पूछ लिए जाएंगे। क्लियर है? इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इसे ही कवर करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से संस्थान हैं? तो इसके अंतर्गत आपको इसरो का अध्ययन करना है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। फिर आपको RRCA कैट जो कहलाता है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, इसका अध्ययन करना है। आपको SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का अध्ययन करना है। आपको DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका अध्ययन करना है। वार्क BARC भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई, इसका अध्ययन करना है। TIFR टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, इसका अध्ययन करना है। NARL राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, इसका अध्ययन करना है। LPSC तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, यहां देखिए ये मुख्यालय जो है यह आयोग ने खुद ही यहां पर लिखकर दे रखे हैं, तो मुख्यालय तो आपको यहां पर ही पता है कि यह कहां पर स्थित है। अब आपको याद क्या करना है इसके अंतर्गत? आपको याद करना है इसकी स्थापना किसके अंतर्गत काम करता है और क्या कार्य करता है। इसके बाद SAC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये कहां पर है? अहमदाबाद में है। IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु। ISSDN इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलुरु। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। IIST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। IIRS भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। तो इस तरीके से ये जो आपके 15 संस्थान हैं, इनकी आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करना है। यहां से 3 नंबर 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। यह फर्स्ट पॉइंट में सम्मिलित हैं। इसके अलावा उन्होंने मानव जीवन पर विकास के प्रभाव को समाहित किया है। यहां से यदि प्रश्न की बात करें तो 5 नंबर का प्रश्न और 11 नंबर का प्रश्न यहां से बनने की संभावना है कि विकास का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं, यहां से भी लेंदी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना है। रिमोट सेंसिंग का इतिहास, यहां से भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। 3, 5 और 11 तीनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। भारत में रिमोट सेंसिंग, यह जो वाला जो टॉपिक है, यह आप पहले प्रश्न पत्र के खंड बा भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो रिमोट सेंसिंग का इतिहास है इसको अलग से इंक्लूड कर दिया गया है। लगभग जानकारी दोनों की बराबर है। वही आप जो वहां पढ़ते हैं वही यहां पर पढ़ना है, बस इसमें इतिहास को आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। फिर भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, कि जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं उनके लिए किन किन प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है, उनकी जनरेशन कौन कौन सी है, जिसके अंतर्गत आप PSLV, ASLV, GSLV इन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर जैव प्रौद्योगिकी, अब इसके अंतर्गत आपको किस किस का अध्ययन करना है? इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होती है, इसका स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन और उद्योग और पर्यावरण में क्या क्या उपयोग हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इन क्षेत्रों में किस तरीके से किया जाता है। फिर आपको क्लोनिंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनका भी अध्ययन करना है। बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स, जो कि पिछले सिलेबस में भी था, उसका अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, यहां से पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाया करता था, लेकिन अब इन्होंने उन भारतीयों को स्पष्ट तौर पर दे दिया है, तो यहां से 5 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना है। लेंदी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। हां, यदि 11 नंबर का प्रश्न बनेगा तो सीधा पॉइंट दे दिया जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, जितने भी ये जो वैज्ञानिक दिए गए हैं जो आयोग ने आपको दी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा,
एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुज, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना और प्रफुल्ल चंद्र राय, इन सभी के जो कार्य हैं उन सभी को आप इंक्लूड करके सम्मिलित रूप से लिख देंगे तो 200 शब्दों का प्रश्न बन जाएगा। अर्थात आपको दो दो लाइन की जानकारी इनके विषय में देनी है कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं बस। और यदि 5 नंबर में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर एक कोई वैज्ञानिक आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा भी विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको भी समाहित किया गया है कि विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इतने ये जो 9 पॉइंट आपको समाहित किए गए हैं सिलेबस में, इन सभी का अध्ययन आपको साइंस एंड टेक वाली यूनिट के अंतर्गत करना है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन बस वह देखने में बड़ा है, पढ़ने में बड़ा नहीं है। जितना मटेरियल हमने कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ा है लगभग उतना ही है और उससे कम ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बस एक अच्छे तरीके से आप कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ये जो यूनिट है वह समझने की अपेक्षा रटने वाली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ समझने जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो आप समझ के आधार पर लिख सकते हैं, बाकी डेटाबेस टॉपिक हैं जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन या जितने भी वैज्ञानिक हैं, इनमें डेटा क्या होगा, इनके योगदान होंगे और योगदान आप क्या करेंगे, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। वैज्ञानिक के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, कब लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी राशि है, कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये चीजें क्या होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, आपको रटनी होंगी। ऐसे ही जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ पर है, मुख्यालय क्या है, क्या कार्य करता है, ये भी इनमें समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है। फिर भी इनको हम व्यवस्थित तरीके से समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये आयोग द्वारा प्रदर्शित सिलेबस है जिसको आपको डिटेल तरीके से पढ़ना है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें आपको इनकी स्थापना, किसके अंतर्गत काम करते हैं और क्या क्या कार्य किए गए हैं, उनका अध्ययन करना है। तो पहला है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में नाम याद रखिएगा, इंग्लिश में रख लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में आपको लिखे आएंगे या तो इसरो लिखा आ जाएगा या फिर आपको लिखा आ जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 3 नंबर में इसरो भी लिखा आ सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो यह है भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। कैसा है? भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 1962 में इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रूप में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो समिति के अनुसंधान समिति के रूप में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलोर में है। कहाँ पर है? बंगलोर, जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, इसरो की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। भी पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अर्थात मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस तरीके से कार्य करेगी, ये इसका क्या है? स्लोगन है, आदर्श वाक्य है। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है, इसका जो बंदरगाह है जो कि अंतरिक्ष के लिए, जहां से स्पेस के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो वो कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है। उपलब्धियों की बात कर लें हम इसरो की, तो इसने 1963 में नाइक एपास, क्या है? नाइक एपास, जो कि देश का पहला साउंडिंग रॉकेट है, उसका प्रक्षेपण किया था। किसने किया था? इसरो ने किया था। कब किया था? 1963 में किया था। किसका? नाइक एपास। और नाइक एपास 3 नंबर में आपसे अलग से पूछा जा सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है और ये है क्या? तो यह पहला साउंडिंग रॉकेट है। किसका पहला? देश का पहला साउंडिंग रॉकेट है। क्लियर है? नाइक एपास।
दूसरा 1965 में इन्होंने थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना की थी। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र कहां पर है, तो थुम्बा में है। इसकी स्थापना 1965 में इसरो द्वारा की गई थी। अगला कार्य क्या किया, 1967 में अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की स्थापना की। यदि यह भी आपसे पूछ लिया जाए कि उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र कहां है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी स्थापना 1967 में किसके द्वारा की गई थी, इसरो के द्वारा की गई थी। 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इन्होंने अंतरिक्ष आयोग साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना की थी। 1975 में यह कार्यक्रम चल रहा है। 1975 में इन्होंने आर्यभट्ट को लॉन्च किया, और आर्यभट्ट क्या था, पहला भारतीय उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण किया था किसने, इसरो के द्वारा ही किया गया। 1969 में भास्कर फर्स्ट क्या था, रोहिणी उपग्रह का पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था भास्कर फर्स्ट। जो आर्यभट्ट था इसे भारत से लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन भारत से लॉन्च होने वाला कौन सा था, भास्कर फर्स्ट था, जिसे रोहिणी उपग्रह का पहला जो प्रक्षेपण यान था SLV-3 इसकी सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रोहिणी उपग्रह का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो कौन सा था, SLV-3 है, जिसकी सहायता से भास्कर फर्स्ट को 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। 1981 में एप्पल क्या है, भारत का पहला संचार उपग्रह है, जिसे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया था। तो इसरो ने इसका भी प्रक्षेपण किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला संचार उपग्रह जिसे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया था वह कौन है, तो वह एप्पल है। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 1981 में किया गया था। तो दोस्तों ये जो योगदान है इसरो के, ये आपको ध्यान रखने हैं। यह लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए इसरो पर। यदि आपसे 11 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए, इसरो की उपयोगिता को बताइए या उपलब्धियों को बताइए, तो आप इस तरीके से उसके इतिहास को लिख सकते हैं कि कब कब किस किस समय उसने किन किन चीज़ों में योगदान दिया है। ऐसे ही 1984 में राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय थे, भारत एवं सोवियत संघ के संयुक्त अभियान के द्वारा यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय यात्री थे। 1988 में IRS-A भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह था, उसका प्रक्षेपण भी इसरो द्वारा किया गया। कब किया गया, 1988 में किया गया। कौन सा था, भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह था, और यह कौन सा है, तो IRS-A है। फिर 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण इसरो द्वारा ही किया गया। 4 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, और 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट जो कि भारत की पहली वेधशाला है, अंतरिक्ष में जो पहली वेधशाला है उसका प्रक्षेपण किया गया। क्लियर है ये डेट आपको याद रखनी है, सन भी याद रखनी है। ये पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया गया था, मंगलयान का कब किया गया था, और एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं RRCAT अर्थात राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र को। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय इंदौर में है, और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्थापित एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। अर्थात यहां पर रिसर्च का और विकास का काम किया जाता है। किसके अंतर्गत काम करता है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यह काम करता है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को की गई थी। कब की गई थी, 19 फरवरी 1984 को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है। किसके क्षेत्र में, नाभिकीय प्रौद्योगिकी। हम देख रहे हैं कि यह किस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और इसका कार्य क्या होता है, नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना और विकास करना। विशेषता क्या है, तो यहां पर 2 क्षेत्रों में कार्य होता है। कितने क्षेत्रों में कार्य होता है, 2 क्षेत्रों में। एक होता है कणों के त्वरक के रूप में कार्य, और एक होता है लेजर के क्षेत्र में कार्य। कणों के त्वरक के क्षेत्र में और लेजर के रूप में, अर्थात 2 क्षेत्रों में यहां पर कार्य किया जाता है। यह औद्योगिक एवं मेडिकल त्वरक बनाने का कार्य भी करता है। क्या क्या कार्य करता है, औद्योगिक और मेडिकल जो त्वरक हैं उन्हें बनाने का कार्य भी RRCAT के द्वारा किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले संस्थान की, SDSC जिसे सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये क्या काम करता है? ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। जितनी भी सैटेलाइट होती हैं यहां से ही लॉन्च होती हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 के द्वारा तहत की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1971। किसके अंतर्गत कार्य करता है? इसरो के अंतर्गत ही कार्य करता है। मुख्यालय श्रीहरिकोटा कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। तो श्रीहरिकोटा में इसका मुख्यालय है। विशेष क्या है? तो यह इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, अर्थात इसरो द्वारा जितनी भी सैटेलाइट होती हैं उनका प्रक्षेपण कहां से किया जाता है? तो वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। इसे भी श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। 2002 में इसका नाम सतीश धवन किया गया। पहले इसका नाम क्या था? श्रीहरिकोटा रेंज या लॉन्चिंग रेंज था। अब इसका नाम सतीश धवन केंद्र कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सतीश धवन केंद्र। कब से? 2002 से। बात करते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO तो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की यह अग्रणी संस्था है। अर्थात रक्षा क्षेत्र से कितने अनुसंधान होने हैं, कितने रिसर्च होने हैं, कौन कौन सी हथियार लॉन्च किए जाने हैं, बनाए जाने हैं, उन सभी की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? DRDO के द्वारा की जाती है। इसका गठन 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो DRDO का आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है और इसका गठन 1958 में किया गया था। कार्यपालन इसका कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसके जो कार्यपालन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसके विषय में यदि हम कुछ विशेष देखें तो यह भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अनुषांगिक इकाई के रूप में। अर्थात किसके अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 को भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्था के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। अर्थात जो तकनीकी सहायता है या सलाह है उसे प्रदान करने के रूप में इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। क्लियर है? वर्तमान में इसकी 51 प्रयोगशालाएं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी प्रयोगशालाएं? 51 है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है कि इनमें क्या क्या डेवलपमेंट किए जाने चाहिए, क्या क्या नई तकनीकी है जिन्हें हम इसमें समाहित कर सकते हैं। यह रडार, प्रक्षेपास्त्र से संबंधित कई बड़ी परियोजनाओं को चला रहा है। रडार से संबंधित या प्रक्षेपास्त्र से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को यह चला रहा है। फिर अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 10 अगस्त 1958 को डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा। तो ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अंतर्गत बहुत सारे अभी हम संगठन देखेंगे जो कार्य करते हैं, इसलिए हमें इसको भी पढ़ना है, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो इसकी स्थापना 10 अगस्त 1948 को होमी जे भाभा के द्वारा की गई थी, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। किसके अंतर्गत काम करता है? परमाणु ऊर्जा विभाग। ये क्या है? आयोग है और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री के पास इसका प्रभार होता है, सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में यह रहता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं कमलेश श्री नीलकंठ व्यास, जो कि 2018 में बने थे और अभी भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमलेश श्री नीलकंठ व्यास। अगले संगठन की बात करते हैं जिसका नाम है वार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यह भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से संबंधित है। अर्थात जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वह नाभिकीय विज्ञान पर ही कार्य करता है। तो नाभिकीय विज्ञान और अभियांत्रिकी से संबंधित है, जिसमें नवीन नवीन जो प्रयोग किए जा रहे हैं, नवीन तकनीक को समाहित किया जा रहा है, उसके क्षेत्र में कार्य करता है। और यह बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। अर्थात किसी एक विषय पर यहाँ पर रिसर्च नहीं चलती, अनुसंधान नहीं चलता, बहुत सारे विषयों को समाहित करके यहाँ पर अनुसंधान का कार्य किया जाता है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1954 को की गई थी। किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी। किसने की थी? डॉक्टर होमी जे भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा AIIT परमाणु ऊर्जा संस्था के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में की गई थी, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत काम कर रहा था। और किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा की गई थी। इसलिए आगे चलकर इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया।
राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो यह 20 जनवरी 1957 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया 1957 में। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे, मुंबई में है। आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है। विशेष इसने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या कार्य किए? तो यह परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। किस किस में? परमाणु विद्युत कार्यक्रम, साथ ही साथ उद्योग खनिज की इकाइयां में अनुसंधान और विकास का कार्य यह करता है, उसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें उद्योग, औषधि तथा कृषि क्षेत्र में रेडियो आइसोटॉप्स के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जाता है। किस किस क्षेत्र में? चाहे उद्योग हो, चाहे औषधि हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो। इनमें जो रेडियो आइसोटॉप होते हैं, चिकित्सा उपयोगी, शायद परमाणु ऊर्जा में जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है, जिससे हम शांतिपूर्ण कार्य कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, उसका उपयोग औषधि उद्योग और कृषि में कर सकते हैं। उन सभी में क्या करता है यह? उन सभी से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास करता है। बात करते हैं अगले संस्थान की, TIFRL, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 जून 1945 को किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा द्वारा ही की गई थी। तो होमी भाभा जहांगीर द्वारा दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से की गई थी। ध्यान रखना, स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई थी, लेकिन सहायता किसने प्रदान की थी? दोराबजी टाटा न्यास ने इनको सहायता प्रदान की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जून 1945 को की गई थी। TIFRL का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। TIRF का कार्य 3 स्कूलों के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? 3 स्कूलों के अंतर्गत किया जाता है। एक गणित स्कूल होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान स्कूल होता है और एक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर साइंस स्कूल होता है। तो इन 3 स्कूलों की सहायता से यह कार्य करता है। TIRF को 2003 में मन्नत विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। ये विश्वविद्यालय होता है जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, अनुसंधान करने का कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा विभाग की महानतम भारतीय संस्थाओं में से एक है। जो उच्च शिक्षा विभाग होती हैं, जो IITians कॉलेज होते हैं, इनमें भी ये क्या है? महानतम संस्थाओं में से एक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं हम NARL। NARL नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी, अर्थात यह राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी घटनाएं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। उस संगठन का नाम क्या है? NARL है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और इसका मुख्यालय है तिरुपति में। कहां पर है? तिरुपति में इसका मुख्यालय है। यह भारत के अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था मतलब स्वयं स्वतंत्र है, चाहे वह वित्त के रूप में हो, चाहे किसी भी तकनीकी के रूप में है। तो यह स्वायत्त शासी है, किसी का नियंत्रण इस पर नहीं है। किसके अंतर्गत? भारत के अंतरिक्ष विभाग और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, मतलब भारत सरकार इसके लिए धन वगैरह उपलब्ध कराती है, लेकिन ये क्या है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह मुख्यतः वायुमंडल में शोध से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल से संबंधित जो भी शोध कार्य होते हैं उन सभी संबंधित कार्यों को कौन करता है? NARL करता है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। इसे राष्ट्रीय मेसोस्फीयर, समताप मंडल और क्षोभ मंडल MST रडार सुविधा के रूप में शुरू किया गया। तो शुरुआत में इसका नाम राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला नहीं था। प्रारंभ में इसका नाम मेसोस्फीयर, समताप मंडल और क्षोभ मंडल रडार सुविधा था, अर्थात MST के रूप से इसको चालू किया गया था। लेकिन 22 दिसंबर 2005 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कर दिया गया। तो इसके संबंध में ये जानकारियां हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है, किस विभाग के अंतर्गत किस तरीके से कार्य करता है, प्रारंभ में इसकी शुरुआत किस नाम से हुई और कब इसका नाम परिवर्तन किया गया। बात कर लेते हैं LPSC की। LPSC यह द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र है, जो कहां पर है? बेंगलुरु में है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
कैसा है, महत्वपूर्ण केंद्र किसका है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र है। यह केंद्र 3 स्थानों पर स्थित है। कितने स्थानों पर, 3 स्थानों पर स्थित है और 3 स्थानों के आधार पर यह कार्य करता है। उसी में से एक बेंगलुरु में है, एक है तिरुवनंतपुरम में, एक है तिरुनेलवेली में और एक है बेंगलुरु। और आपके सिलेबस में कौन सा आपको अध्ययन करना है, बेंगलुरु वाला अध्ययन करना है। जो बेंगलुरु में इसका स्थान है उसका अध्ययन करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो एलपीएससी है कार्य समान है, अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। अब यदि मुख्यालय पूछा जाए एलपीएससी का तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में बेंगलुरु वाला मुख्यालय पूछा गया है। मुख्यतः तो यह 3 जगह पे है, 3 जगह से कार्य कर रहा है, 3 जगह पे इसके मुख्यालय हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बेंगलुरु वाला इसमें समाहित किया गया है। कार्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो इसके कार्य हैं वही तिरुवनंतपुरम वाले हैं, तिरुनेलवेली वाले, सभी के कार्य समान ही हैं। यह जियोसैट तथा आईआरएस कार्यक्रम के लिए उपग्रह नोदन प्रणाली एकीकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। एकांकी नोदन प्रणाली, प्रणाली इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष नोदन टंकियों की अभिकल्पना एवं विकास का कार्य करता है। तो क्या क्या कार्य कर रहा है, चाहे जियोसैट हो, चाहे आईआरएस हो, जो रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम होते हैं उनके लिए जो उपग्रह नोदन प्रणाली होते हैं उनके एकीकरण के क्षेत्र में यह कार्य करता है। साथ ही साथ जो एकांकी नोदन प्रणाली होती है, प्रणाली इंजीनियरिंग होती है, अंतरिक्ष नोदन टंकियां होती हैं, उनकी अभिकल्पना और विकास से संबंधित यह कार्य करता है। उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो इसकी उपलब्धियों की बात करें तो इसने इनसैट, जीसैट, आईआरएस श्रेणी के उपग्रहों के लिए नोदन प्रणालियों का एकीकरण किया हुआ है। इन सभी के लिए इसने नोदन प्रणालियों का गठन किया है, उनको बनाया है। प्रमोशन हेतु नोदक सर्विसिंग तथा नोदक प्रणालियों के कक्षा के अंदर प्रचालन के लिए समर्थन भी इसने क्या किया है, प्रदान किया है। क्लियर हुआ। विकसित तथा प्राप्त एकांकी नोदन प्रणोदकों को आईआरएस श्रेणी के उपग्रहों में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है इसमें, इनसैट, जीसैट, आईआरएस, ये क्या हैं, रिमोट सेंसिंग के उपग्रह हैं। इनके लिए नोदन प्रणालियों का एकीकरण करता है। प्रमोशन हेतु नोदक सर्विसिंग तथा नोदन प्रणालियों की कक्षा के अंदर प्रचालन के लिए समर्थन प्रदान करता है। विकसित तथा प्राप्त एकांकी नोदन प्रणालियों को आईआरएस श्रेणी के उपग्रहों में प्रयुक्त किया जाता है। तो समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम एसएसी की, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। यह भी इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है, तो इसलिए इसरो को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये उन्हीं के केंद्र हैं। क्लियर है। यह पेलोड विकसित करने के लिए, पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की विभिन्न विधाओं पर कार्य करता है। जो सामाजिक उपयोग के लिए जो विभिन्न जो विधाएं हैं उन सभी में कौन सा कार्य करते हैं, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कार्य करता है। यह इसरो के उपग्रह संचार, नौसंचालन एवं सुदूर संवेदन के उपग्रहों संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। अर्थात जो उपग्रह हैं, चाहे रिमोट सेंसिंग है, चाहे नौसंचालन है, इन सभी से संबंधित या जो जीपीएस हैं, इन सभी से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य भारतीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद करता है। यह अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता हेतु अनुसंधान का विकास करता है कि अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों को हमें इसमें समाहित करना चाहिए, तो इन सभी पर यह अनुसंधान करता है। बात कर लेते हैं IDSN की, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसे भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका इंग्लिश का नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय गहन अंतरिक्ष अनुसंधान थोड़ा सा टफ लगता है और थोड़ा सा ये परिवर्तन रूप में आ सकता है, लेकिन इंडियन डीप स्पेस जो नेटवर्क है वह इसी तरीके से आएगा। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। यह बड़े एंटीना संचार सुविधा वाला एक भारतीय नेटवर्क है। क्या होता है, बहुत बड़े बड़े एंटीनों वाला क्या होता है, एंटीनों के माध्यम से संचार सुविधा प्रदान करने वाला नेटवर्क है। यह भारत के ग्रहों के अंतरिक्षयान मिशन के लिए यहाँ के एंटीना की मदद ली जाती है। मतलब जो उपग्रह होते हैं जो अन्य ग्रहों पर भेजे जाते हैं, उनसे संबंधित कोई भी डेटा यदि भारत में स्वीकार करना है तो उनके लिए इनके एंटीनों का उपयोग किया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका स्थान बयालू, रामनगर और जिला कर्नाटक है। ठीक है, बयालू रामनगर जिला है जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ISSDN, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, जो कि मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2008 में इसरो द्वारा की गई थी, अर्थात यह भी इसरो का ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों के
पेलोड संग्रह के लिए प्राथमिक डेटा केंद्र है। किसके लिए? पेलोड के लिए है, प्राथमिक डेटा केंद्र है जहां पर डेटाओं का संग्रह किया जाता है और उनके उपयोग हेतु उन्हें प्रदान किया जाता है। फिर VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। कब की गई थी? 21 नवंबर 1963 को की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम केरल में है। कहां पर है? त्रिवेंद्रम केरल में है। यह इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यदि पूछा जाए कि इसरो का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तिरुवनंतपुरम आपको ध्यान रखना है। यहां पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। अर्थात जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी प्रक्षेपण यान लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं, चाहे वह भूस्थैतिक कक्षा के हों, चाहे ध्रुवीय कक्षा के हों, तो इन सभी का निर्माण, इन सभी से संबंधित जो भी तकनीकी का विकास है वह कहां पर किया जाता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इनका निर्माण किया जाता है। और इनको प्रक्षेपण कहां से किया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इनका प्रक्षेपण किया जाता है। और इन दोनों पर ही नियंत्रण किसका है? इसरो का है। अर्थात इन सभी से कार्य कौन कराती है? इसरो कराती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कराती है। इसने SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV को इसी केंद्र से विकसित किया गया है। ये क्या है? ये प्रक्षेपण यान है जिसकी सहायता से जो उपग्रह होते हैं, चाहे भूस्थैतिक उपग्रह हों, चाहे फिर ध्रुवीय उपग्रह हों, या फिर कोई भी अन्य उपग्रहों की जांच के लिए कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की जानी हो, तो उनको भेजने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? कुछ सैटेलाइटों के माध्यम से, कुछ प्रक्षेपण यानों के माध्यम से किए जाते हैं जो इन्हें ले जाते हैं। और ये इनकी पीढ़ियां होती हैं, इन्हें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। जो भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं उनकी पीढ़ियां आगे पढ़ेंगे कि SLV पहला था, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, किस तरीके से इनका डेवलप हो के किस तरीके से इनका निर्माण किया गया। तो इन सभी का निर्माण कहां पर हुआ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ही हुआ है। IIST की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसकी स्थापना 14 सितंबर 2007 में की गई थी। स्थान तिरुवनंतपुरम केरल में इसका स्थान है। सभापति की बात करें तो डॉक्टर के राधाकृष्णन इसके सभापति हैं। वर्तमान में इसके कौन से सभापति हैं? डॉक्टर के राधाकृष्णन हैं। निदेशक डॉक्टर KS दासगुप्ता हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपका पेपर मेंस हो रहा होगा उस समय आप इनको, जो सभापति हैं, निदेशक हैं, इनको एक बार और चेक कर लीजिए। तब तक ये चेंज हो सकते हैं, या तो यही रहेंगे या चेंज हो सकते हैं। तो आप एक बार इनको चेक कर लीजिए, जो भी रहें उनको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, अभी कौन है? डॉक्टर के राधाकृष्णन है। निदेशक हैं डॉक्टर KS दासगुप्ता। प्रकार क्या है? यह शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है, अर्थात शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में यह कार्य करता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान यह है भारत एवं एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। अर्थात अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी, उसकी शिक्षण व्यवस्था कौन प्रदान करता है? IIST प्रदान कराता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके सभापति रह चुके हैं। पहले इसके सभापति कौन रह चुके हैं? APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं। यह इसरो एवं अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रायोजित है। अर्थात इसका प्रायोजन या इसके लिए फंड की व्यवस्था कौन करता है? तो अंतरिक्ष विभाग इसरो द्वारा, और इसरो द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। इसे UGC से सम विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है। अर्थात जिस तरीके से अन्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय की मान्यता UGC द्वारा प्रदान की जाती है, उसी तरीके से इसे भी सम विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई है। बात कर लेते हैं NRSC की। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो कहां पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद वाला आपको पढ़ना है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2008 को इसरो के केंद्र के रूप में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना पहले तो किसी और रूप में की गई थी, परंतु 1 सितंबर 2008 को इसरो के केंद्र के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया था। स्थान हैदराबाद में है। संस्थापक विक्रम अंबाला साराभाई हैं। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम अंबालाल साराभाई हैं। विशेष यह है कि यह इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। यह दूर संवेदी
प्रतिविधियां होती हैं, सॉरी गतिविधियां, यहाँ पर क्या है, गतिविधियां होती हैं। तो यहाँ पर दूर संवेदी गतिविधियां होती हैं, दूर संवेदी क्षेत्रों से, दूर संवेदी जो उपग्रह हैं उससे संबंधित संपूर्ण गतिविधियां यहाँ पर की जाती हैं। यह उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब आप रिमोट सेंसिंग आपने पहले प्रश्न पत्र में पढ़ा होगा, आगे भी जब हम रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि एक उपग्रह होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है, एक उपग्रह होता है। पृथ्वी से यहाँ पर क्या होता है, सूचनाएं जाती हैं, सूचनाओं के माध्यम से फिर यह क्या करता है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये बड़े बड़े एंटीने लगे होते हैं, इन एंटीनों पर ये क्या करता है, यहाँ पर संदेश भेजता है। संदेश भेजने के बाद फिर इन एंटीनों के माध्यम से यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कार्यालय स्थापित होते हैं। उन कार्यालयों के माध्यम से फिर इन डेटाओं का सरलीकरण करके लोगों तक मुहैया कराया जाता है। तो ये जो भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र है वह यही केंद्र होते हैं। यह क्या करते हैं, उपग्रहों द्वारा जो लिए गए चित्र होते हैं उन्हें उपयोगकर्ताओं और जन सामान्य योग्य बनाकर उन्हें वहां तक पहुंचाते हैं। नागरीय योजना, कृषि, खनन और मत्स्यिकी के क्षेत्र में इसका काम सराहनीय है, इस क्षेत्र में यह कार्य करता है। फिर है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, केंद्र अलग है, संस्थान अलग है। संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। इसकी स्थापना 1966 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तत्वाधान में की गई थी। अर्थात जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके अंतर्गत या उसके तत्वाधान में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रयोक्ता समुदाय के बीच प्रौद्योगिकी का अंतरण करना। जो प्रयोक्ता समुदाय है उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना, अंतरण करना, उनको प्रदान करना। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु सुदूर संवेदी तथा भू प्राकृतिक में स्नातकोत्तर स्तर का शिक्षण इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ सुदूर संवेदी तथा भू प्राकृतिक में किए गए अनुसंधान का प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके द्वारा कार्य क्या क्या हैं या इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु जो सुदूर संवेदी या भू प्राकृतिक यहाँ पर क्या है, भू प्राकृतिक में जो स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षण है वो प्रदान करना। सुदूर संवेदी तथा भू प्राकृति में किए गए जो अनुसंधान हैं उनका प्रचार प्रसार करना, यह इसका उद्देश्य है। इसमें विशेष देख लेते हैं तो यह राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC के अंतर्गत एक प्रमुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। अर्थात यहाँ पर जो सुदूर संवेदी संबंधी शिक्षा है या प्रशिक्षण है वह प्रदान किया जाता है। इसे सुदूर संवेदन, भू सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु GPS प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक शिक्षण के लिए तैयार किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि जो विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं उसके समय हम लोगों को जागरूक कर सकें, उनको शिक्षित कर सकें, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो 15 संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान आपके सिलेबस में दिए गए थे जिनके विषय में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करनी थी, इस वीडियो के अंतर्गत हमने उनके संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ये भी देखा कि जो भी डिटेल में पूछे जा सकते हैं, 11 नंबर की बात करें, 5 नंबर की बात करें या 3 नंबर की बात करें, तो जिस तरीके से इन प्रश्नों को पूछा जाएगा उस तरीके से हमने इनको पढ़ने का प्रयास किया। ध्यान रखिए, इन संस्थानों के विषय में आपको बहुत विस्तृत जानकारी कई किताबों में मिल जाएगी, लेकिन यह प्रश्न पत्र थोड़ा लेंदी है, इसको आपको शॉर्ट बना के ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रटने वाला यहाँ पर काम है, थोड़ा सा टफ है। इसलिए आप उतना ही पढ़िए जितना आप समझ सकें, जितना आप याद कर सकें। और इसीलिए मैंने छांट के जो महत्वपूर्ण जानकारी है इन संस्थानों के विषय में वही आपके सामने प्रदर्शित की है, उसे ही पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप इसे ही याद करिए, इसे ही पढ़िए और इसे ही लिख के आइए। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में वर्ड लिमिट सीमित है। आपको पता है कि 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर अर्थात 10 शब्द, 50 शब्द और 200 शब्दों में ही प्रश्न के आंसर लिखने हैं और प्रश्न शब्द सीमा के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस विषय में आपको 500 या 1000 शब्द का आता होगा उस चीज को वह आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। अर्थात जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें 2 या 3 प्रश्न समाहित होते हैं, उसमें आपको इंट्रो भी लिखना होता है, उसमें आपको निष्कर्ष भी लिखना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह आप इंट्रो और निष्कर्ष लिखें, लेकिन कहीं कहीं पर जहां उसकी
जिसकी मांग होती है वहां पर इंट्रो निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी होता है। लेकिन 5 नंबर में टू द पॉइंट, महत्व, विशेषताएं या फिर लाभ या हानि आपसे पूछ ली जाएंगी। 3 नंबर में कोई विशेष संस्था का नाम आपको दे दिया जाएगा, तो आपको उसी तरीके से इसकी तैयारी करना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम 7 यूनिट के अंतर्गत आने वाली और चीजों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।